अभी हमने देखा कि ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिसमें एक सेंट्रल एटम है उनका लेविस स्ट्रक्चर कैसे बनाएं। अब हम बात करते हैं ऐसे आयंस जिसमें एक सेंट्रल एटम है उनका लेविस स्ट्रक्चर कैसे बनाएं। आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर बनाने में केवल 2-3 बातों का ध्यान रखना होता है, बाकी सारे जो पॉइंट्स हमने बताए थे वही सारे पॉइंट्स फॉलो करते हुए हमें चलना है। सबसे पहला काम क्या करना है, फॉर आयंस हम बात कर रहे हैं, निगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज आयंस। इसके लिए हमें सबसे पहला क्या करना है, वही सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई करना है, सराउंडिंग एटम को उसको चारों तरफ अरेंज करना है। वो दोनों बातें एग्जैक्टली सेम रहेंगी। उसके बाद सिंगल एटम से सिंगल बॉन्ड से जोड़ने से पहले हमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो मैं तीसरा पॉइंट यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। पहला पॉइंट क्या है, सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई करना, वही जो लेस इन नंबर या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वो होगा। फिर उसके बाद सारे सराउंडिंग एटम को सेंट्रल एटम के चारों तरफ अरेंज करना है। उसके बाद सिंगल बॉन्ड नहीं बनाना है सेंट्रल एटम और सराउंडिंग के बीच में, पहले चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। डिस्ट्रीब्यूट द चार्ज, distribute the charge on surrounding atoms and as far as possible give 1 unit of charge on surrounding atoms। किसी एक सराउंडिंग एटम पर कोशिश करेंगे जहां तक संभव हो सके हम एक ही यूनिट का चार्ज देंगे, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो। एक यूनिट से चार्ज हम ज़्यादा नहीं देखेंगे। अगर एक से ज़्यादा सराउंडिंग एटम्स हैं और एक से ज़्यादा चार्जेज हैं तो हम 2 सराउंडिंग एटम्स पर, मान लो कि 2 नेगेटिव चार्ज है तो 2 सराउंडिंग एटम्स पर हम एक नेगेटिव चार्ज डाल देंगे, न कि एक ही सराउंडिंग एटम पर 2 नेगेटिव चार्ज डालें। ऐसा नहीं करेंगे। तो पहला काम क्या करना है, सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई करना है जो लेस इन नंबर या लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। दूसरा, हमें सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई करने के बाद चारों तरफ सराउंडिंग एटम्स अरेंज करना है। फिर उसके बाद चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसी एक सराउंडिंग एटम पर एक यूनिट से ज़्यादा न तो पॉजिटिव चार्ज आए न ही नेगेटिव चार्ज आए, जहाँ तक संभव हो सके। अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो मजबूरी होगी, तब डाल सकते हैं एक से अधिक। क्यों ऐसा कर रहे हैं, एक यूनिट से ज़्यादा चार्ज डालने का क्या नुकसान होगा। अगर किसी एक ही एटम पर ज़्यादा चार्ज डाल देंगे तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी जहां कहीं भी आएगा इसका मतलब पर यूनिट वॉल्यूम होगा, वो ध्यान रखना। हम मास डेंसिटी बोलते हैं तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी बोलते हैं तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं तो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी वर्ड जहां कहीं भी आएगा इसका मतलब वो यूनिट वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में बात की जा रही है। यूनिट वॉल्यूम का मास कितना है तो मास डेंसिटी, यूनिट वॉल्यूम का चार्ज कितना है तो चार्ज डेंसिटी, यूनिट वॉल्यूम की इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी कितनी है तो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम जितना कम होगा, लोअर द चार्ज डेंसिटी, लोअर द स्टेबिलिटी, हायर द स्टेबिलिटी। ऐसा क्यों, लोअर द चार्ज डेंसिटी हायर द स्टेबिलिटी। एक्चुअली क्या है, चार्ज डेंसिटी कम होने से स्टेबिलिटी क्यों बढ़ती है, मैं उसको एक दूसरे तरीके से डिफाइन करता हूं। देखो जरा, चार्ज को हम बोलते हैं हिंदी में इसको बोलते हैं आवेश। ठीक है, हिंदी में चार्ज को बोलते हैं आवेश।
हिंदी में हम चार्ज को बोलते हैं आवेश। आवेश का मतलब होता है क्रोध, गुस्सा, एंगर। तुमने देखा होगा, नोटिस किया होगा, अगर किसी को गुस्सा आता है, एंगर होता है, एंग्री होता है कोई, तो वो दूसरे का नुकसान करे न करे अपना नुकसान जरूर करता है। तो किसी पर चार्ज डालोगे मतलब उसको गुस्सा दिलाओगे तो उसकी स्टेबिलिटी तो कम ही होगी। बात समझ में आ रही है? देखो चार्ज डेंसिटी का क्या फंडा है, बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल मैं तुम लोगों को समझाता हूं। चार्ज डेंसिटी का क्या फंडा है? तुमने देखा होगा कोई दुबला पतला इंसान हो, अगर उसको ज़्यादा गुस्सा है तो देखोगे कि वो शेक करने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है, कांपने लगता है। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा नहीं है, उसका वॉल्यूम बहुत कम है और उसको गुस्सा ज़्यादा आ गया है, चार्ज ज़्यादा आ गया है पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो वाइब्रेट करने लगता है, मतलब उसकी स्टेबिलिटी कम हो गई। यही अगर कोई बल्कियर पर्सन हो, जिसकी बॉडी बड़ी हो, वॉल्यूम ज़्यादा हो जिसका, उस पर उसको अगर गुस्सा आएगा तो उसकी आंखों से तुम्हें रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वो हिलता नहीं है, वो दूसरे को हिलाता है। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम जितना कम होगा, अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कम होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में है वॉल्यूम। डिनोमिनेटर में अगर वॉल्यूम बड़ा हो गया तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम जो हो गया वो छोटा हो गया, तो चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी। चार्ज डेंसिटी कम होगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो बड़े आदमी का मतलब पैसे से नहीं बात कर रहा हूँ मैं, उसकी पर्सनालिटी से बात कर रहा हूँ, उसकी फिजिक्स से बात कर रहा हूँ। उसको गुस्सा आएगा तो उसकी बॉडी कांपेगी नहीं, हिलेगी नहीं, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, उसका वॉल्यूम ज़्यादा है, तो उसको एडॉप्ट करने के लिए वो ज़्यादा अवेलेबल है, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। यही दुबला पतला इंसान होगा, अगर उसको ज़्यादा गुस्सा आएगा तो वो देखोगे कि वो वाइब्रेट करने लगता है। अब इसका एक साइंटिफिक रीजन भी बताता हूँ तुम लोगों को, क्यों ऐसा होता है। हैव यू एवर थॉट कि लाइटनिंग में सेफेस्ट प्लेस क्या है? जब लाइटनिंग होती है स्काई में, बारिश के मौसम में लाइटनिंग होती है, तो लाइटनिंग से बचने का सबसे अच्छा स्थान क्या है? कार, बस, कोई भी मेटलिक बॉडी। बड़ा इलॉजिकल नहीं लगता है? मेटलिक बॉडी है, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, और सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो उस पर चार्ज डिस्पर्स होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम उसका उतना कम होगा, तो उतने ज़्यादा वहाँ पर सेफ हो। तो कार में सबसे ज़्यादा सेफ हो, बस में सबसे ज़्यादा सेफ हो। कभी सुना है क्या कि एरोप्लेन क्रैश कर गया लाइटनिंग की वजह से? पूरा मेटल का बॉडी होता है उसका, तो और सबसे ज़्यादा प्रोन तो वही है, एक्सपोजर तो उसी का है। क्यों ऐसा नहीं होता है? क्योंकि उसका मेटलिक सरफेस है, तो वहाँ पर मेटलिक सरफेस होने की वजह से उस पर चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम जब लाइटनिंग पड़ती भी है तो वो डिस्पर्स हो जाती है। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी उतनी कम होगी, जितना कम होगा चार्ज डेंसिटी, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो किसी एक एटम पर अगर हम 1 यूनिट से ज़्यादा चार्ज डालेंगे तो चार्ज डेंसिटी उसकी बढ़ जाएगी। तो हम इसीलिए एक एटम पर 1 यूनिट से अधिक न तो पॉजिटिव चार्ज डालेंगे, न ही नेगेटिव चार्ज डालेंगे, जहां तक संभव हो सके। जब कोई रास्ता नहीं है तो मजबूरी होगी। ओके, तो अब हम आते हैं आगे। लोअर द चार्ज डेंसिटी, हायर द स्टेबिलिटी। अब हम करेंगे क्या? मैं दोनों तरीके के एग्जांपल्स लेता हूं, कैटायंस का भी और एनायंस का भी। NO2 माइनस, SO3 2 माइनस, CO3 2 माइनस, ClO4 माइनस। पॉजिटिव चार्ज है, इसके भी कुछ एग्जांपल्स ले लें। NH4 प्लस, PCl4 प्लस, यहाँ पर कुछ और ले लें, BF4 माइनस, PF6 माइनस। ये कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पर लिए हैं।
जिसमें ये सारे के सारे आयंस हैं और इसमें चार्जेस हैं, दोनों तरीके के चार्जेस हैं, पॉजिटिव वाले भी हमने एग्जांपल्स लिए हैं और नेगेटिव वाले भी लिए हैं। तो करना क्या है, नाइट्राइट आयन को देखें, NO2 माइनस, सेंट्रल एटम क्या होगा, नाइट्रोजन ऑब्वियसली, क्योंकि इसका नंबर भी कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है, नंबर से ही पहले डिसाइड करेंगे। नंबर कम है सल्फर, नंबर कम है बोरॉन, नंबर कम है कार्बन, नंबर कम है क्लोरीन, नंबर कम है फास्फोरस, और यहाँ पर नंबर कम है नाइट्रोजन, नंबर कम है फास्फोरस। ठीक, सेंट्रल एटम हमने डिफाइन कर लिया। अब सारे सेंट्रल एटम को लिख लेते हैं और सेंट्रल एटम के चारों तरफ सराउंडिंग एटम्स को अरेंज कर देते हैं। यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, 1 2 3, 4 फ्लोरीन है, 1 2 3 4, कार्बोनेट आयन, कार्बन 3 ऑक्सीजन, परक्लोरेट आयन 4 ऑक्सीजन, PF6 माइनस में 6 फ्लोरीन, इतना करने के बाद अभी मैं उस पर नहीं आ रहा हूं, उसको इसके बाद लूंगा। अब यहां पर मैंने क्या बताया, सिंगल बॉन्ड से जोड़ने से पहले सराउंडिंग एटम पर नेगेटिव चार्जेस या पॉजिटिव चार्जेस जो भी हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, और जहां तक संभव हो सके किसी एक एटम सराउंडिंग पर हम 1 यूनिट से अधिक न तो पॉजिटिव चार्ज डालेंगे न ही नेगेटिव चार्ज डालेंगे। देखो जरा, यहां पर एक नेगेटिव चार्ज है तो किसी एक ऑक्सीजन पे डाल दें, यहां पर 2 नेगेटिव चार्ज है तो किसी 2 ऑक्सीजन पे डाल दें, मर्जी तुम्हारी जिस पे डालना चाहो। यहां पर 1 नेगेटिव चार्ज है तो किसी 1 फ्लोरीन पे डाल दें, यहां पर 2 नेगेटिव चार्ज है तो किसी 2 ऑक्सीजन पे डाल दें, यहां पर 1 नेगेटिव चार्ज है तो किसी 1 ऑक्सीजन पे डाल दें, यहां पर 1 नेगेटिव चार्ज है तो किसी 1 फ्लोरीन पे डाल दें। क्लियर? अब इसके बाद नेगेटिव चार्ज डालने से क्या होगा, कुछ सराउंडिंग एटम्स ऐसे होंगे जिनका ऑक्टेट पूरा हो गया होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? हाइड्रोजन अगर कोई है तो उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज डाला मतलब 1 इलेक्ट्रॉन दिया तुमने, मतलब उसका ऑक्टेट पूरा हो गया। तो उसको भी सेंट्रल एटम से मत जोड़ो, बाकी जिन पर चार्ज नहीं डाले हो उनको सेंट्रल एटम से जोड़ दो, और जिनका ऑक्टेट नहीं पूरा हुआ उनको भी सेंट्रल एटम से जोड़ दो। चलो देखते हैं। यहां पर ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, एक नेगेटिव चार्ज आया मतलब 7 इलेक्ट्रॉन हुए, सिंगल बॉन्ड बनाया, इसका ऑक्टेट पूरा, इसको भी सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया, इसके पास 7 हुए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए डबल बॉन्ड बना दिया। ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, एक नेगेटिव चार्ज आया, 7 हुआ, सिंगल बॉन्ड बनाया, ऑक्टेट पूरा, इसका भी वही हुआ, और इसमें सिंगल बॉन्ड बनाया तो 6 इलेक्ट्रॉन थे, सिंगल बॉन्ड बनाया, 7 हुए, डबल बॉन्ड बनाया, ऑक्टेट पूरा। यहाँ पर फ्लोरीन के पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, सिंगल बॉन्ड बनाया, सिंगल बॉन्ड बनाया, सिंगल बॉन्ड बनाया। इस फ्लोरीन को अभी नहीं जोड़ेंगे, इसको आगे देखेंगे। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन का पूरा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा तो ऑक्सीजन का पूरा होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन पर 7 हो गए हैं, अब डबल बॉन्ड इन तीनों पर जोड़ दो, ये पूरा हो गया। फ्लोरीन जो निगेटिवली चार्ज है उसका ऑक्टेट पूरा हो चुका है, उसको नहीं जोड़ रहे हैं, बाकी सब पे 7 इलेक्ट्रॉन है, सबको जोड़ दिया सिंगल बॉन्ड से। अब आते हैं हम उस पर जिसका ऑक्टेट पूरा हो चुका है। जिसका ऑक्टेट पूरा हो चुका है उसको सेंट्रल एटम से जोड़ना तो है, क्योंकि वो सेंट्रल उस आयन का पार्ट है, तो जुड़ा तो होगा सेंट्रल एटम से। लेकिन उसको जोड़ने का तरीका क्या होगा, उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड से सेंट्रल एटम से जोड़ेंगे। और अगर सराउंडिंग एटम पर नेगेटिव चार्ज डालने से उसका ऑक्टेट पूरा हो गया है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का डायरेक्शन जो होगा वो सराउंडिंग से सेंट्रल की तरफ होगा। ध्यान से सुनना, अगर सराउंडिंग एटम पर नेगेटिव चार्ज डालने से उसका ऑक्टेट पूरा हो गया है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का डायरेक्शन सराउंडिंग से सेंट्रल की तरफ होगा, क्योंकि उस पर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। हमने अभी पहले बोला था कि कोई भी ऐसा लिविस स्ट्रक्चर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे जिसमें सराउंडिंग एटम के पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो। सेंट्रल एटम के पास 8 भी हो सकता है, 8 से कम भी हो सकता है, 8 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन सराउंडिंग एटम के पास कभी भी 8 से न तो कम हो सकता है न ही ज़्यादा हो सकता है। तो जिसका ऑक्टेट पूरा हो गया है, जैसे इस फ्लोरीन को देखें, इसका ऑक्टेट पूरा हो चुका है, तो इसको अब हम सेंट्रल एटम से जोड़ेंगे तो इसका डायरेक्शन होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का इधर से इधर, सराउंडिंग से सेंट्रल की तरफ हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं।
और ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फ्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज डालने पर ऑक्टेट पूरा हो चुका है। अगर सिंगल बॉन्ड से जोड़ दोगे तो उसके पास 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जिसके लिए उसके पास अवेलेबल ऑर्बिटल्स नहीं है, क्योंकि उसके वैलेंस शेल में केवल 4 ही ऑर्बिटल है, मतलब मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। तो वो तो हमारे पास हो चुका है पहले। ऐसा ही यहां पर इस फ्लोरीन के साथ भी करेंगे। और मैंने बताया था जब भी हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे हमेशा उसको नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड से रिप्लेस करेंगे, हमेशा उसको नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड से रिप्लेस करेंगे, हमेशा उसको नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड से रिप्लेस करेंगे। और रिप्लेसमेंट का तरीका बताया था हमने, जो डोनर है उस पर पॉजिटिव चार्ज, जो एक्सेप्टर है उस पर नेगेटिव चार्ज डालेंगे। तो यहां पर देखो इसका हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं फिर से। 3 तो फ्लोरीन नॉर्मली कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े थे, चौथा वाला फ्लोरीन और बोरॉन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। डोनर यहां पर फ्लोरीन है और एक्सेप्टर बोरॉन है, तो इसको सिंगल बॉन्ड से पहले कन्वर्ट कर दो। और डोनर ये है जिस पर पहले से नेगेटिव चार्ज है, तो अब इस पर चार्ज हो जाएगा न्यूट्रल, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज डालोगे डोनर है। और बोरॉन जो है वो न्यूट्रल था, उस पर नेगेटिव चार्ज डालोगे, एक्सेप्टर है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये BF4- का स्ट्रक्चर हो गया। यही काम यहां पर भी हम करेंगे, इसमें भी वही काम करेंगे। तो PF6- में 5 तो नॉर्मली जुड़े हुए थे, छठा जो था उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड का डायरेक्शन ऐसा था फ्लोरीन से बोरॉन की तरफ, फास्फोरस की तरफ, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इस पर आ जाएगा। क्लियर हो गया ये सभी को? तो जब सराउंडिंग एटम पर नेगेटिव चार्ज डालने पर ऑक्टेट पूरा हो जाता है, तो उस सराउंडिंग एटम को सेंट्रल एटम से जोड़ना है। जोड़ने का तरीका क्या होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जोड़ोगे, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का डायरेक्शन होगा सराउंडिंग से सेंट्रल की तरफ, तब जब ऑक्टेट पूरा हो चुका है सराउंडिंग का। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि किसी भी सराउंडिंग एटम के पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। सेंट्रल के पास हो सकते हैं, सराउंडिंग के पास नहीं हो सकते। अब आते हैं पहले इन्हीं स्ट्रक्चर्स को कंप्लीट कर लेते हैं। लोन पेयर वाली बात भी बता दें। अगर किसी सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है तो उसको हम दिखा सकते हैं। अब लोन पेयर कैसे दिखाएंगे? नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, 3 बॉन्ड फॉर्मेशन में गए, मतलब एक लोन पेयर होगा, ये दिखा दिया। सल्फर के पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, 4 बॉन्ड फॉर्मेशन में गए, तो एक लोन पेयर बचा। बोरॉन के पास 3 थे, तीनों बॉन्ड फॉर्मेशन में चले गए, कोई लोन पेयर नहीं। कार्बन के पास 4 थे, चारों बॉन्ड फॉर्मेशन में गए, कोई लोन पेयर नहीं। क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में 7 थे, 7 के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में गए, कोई नहीं। फास्फोरस के पास वैलेंस शेल में 5 थे, 5 गए, कोई लोन पेयर नहीं। ये तो हो गया। अब आते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस का कैसे करेंगे। तो मैं इन दोनों को हटा करके अब दोनों पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस का एग्जांपल ले लेते हैं। NH4+ और PH4+, PCl4+। यहां पर नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, यहां पर फास्फोरस सेंट्रल एटम। तो नाइट्रोजन के चारों तरफ हम हाइड्रोजन लगा दें। तरीका वही, फास्फोरस के चारों तरफ क्लोरीन लगा दें। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है। बॉन्ड बनाने से पहले मैंने बोला था चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है। और चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? चार्ज हम डालेंगे किस पर? सराउंडिंग एटम पर। कौन से सराउंडिंग एटम पर डालेंगे? पॉजिटिव चार्ज है, किसी भी सराउंडिंग एटम पर डाल दें, जिस पे हमें ठीक लगे उस पर डाल दें। और उस पर पॉजिटिव चार्ज डालने के बाद, जैसे मैंने इस पर डाल दिया और इस वाले में इस पर डाल दिया, ठीक। अब इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस हाइड्रोजन पर जिस पर पॉजिटिव चार्ज डाला, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो उस पर 0 इलेक्ट्रॉन हो गए। और 0 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब इस समय कोऑर्डिनेट बॉन्ड का डायरेक्शन जो होगा वो सेंट्रल से सराउंडिंग की तरफ होगा। इस सराउंडिंग एटम को भी सेंट्रल एटम से जोड़ेंगे, और जोड़ते समय अब डायरेक्शन जो हो गया वो सेंट्रल से सराउंडिंग की तरफ हो गया। जब यहां पर सराउंडिंग का ऑक्टेट पूरा हो रहा था तो सराउंडिंग से सेंट्रल की तरफ था, यहां पर सेंट्रल से सराउंडिंग की तरफ। ये तो नॉर्मल है, कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ आ जाएंगे। इसको ही अगर मैं रिप्लेस करूं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड से, तो चार्ज कैसे दिखाएंगे? डोनर पे पॉजिटिव चार्ज और एक्सेप्टर पे नेगेटिव चार्ज। डोनर हमारा नाइट्रोजन था, उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि न्यूट्रल था, और H+ पे नेगेटिव चार्ज डालोगे तो न्यूट्रल हो जाएगा क्योंकि पहले से +1 चार्ज था। ऐसा ही PCl4+ में करें। ये इस क्लोरीन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है,
तो इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ से यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने का डायरेक्शन अभी भी देखो यहाँ पर सेंट्रल से सराउंडिंग की तरफ है। जब सराउंडिंग एटम पर पॉजिटिव चार्ज डालने पर उसके पास 0 या 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उस सराउंडिंग एटम को सेंट्रल एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जोड़ना है, और डायरेक्शन जो होगा वो सेंट्रल से सराउंडिंग की तरफ होगा। नेगेटिव चार्ज आने पर डायरेक्शन जो होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का वो सराउंडिंग से सेंट्रल की तरफ, लेकिन पॉजिटिव चार्ज डालने पर 0 या 6 इलेक्ट्रॉन होने पर हम उसमें सेंट्रल से सराउंडिंग की तरफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। और नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड से रिप्लेस करें इसको, तो P Cl 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 Cl। अब डोनर पे पॉजिटिव चार्ज, डोनर फास्फोरस है, क्लोरीन पॉजिटिव एक्सेप्टर है, उस पर नेगेटिव चार्ज तो प्लस था, नेगेटिव डाला 0 हो गया। तो ये हमारे पास किसी भी आयन का स्ट्रक्चर हम इस तरीके से बना सकते हैं। ये हमने बात कर ली आज ऐसे मॉलिक्यूल्स और आयंस की जिसमें एक सेंट्रल एटम होते हैं। अगली क्लास में हम बात करेंगे 2 सेंट्रल एटम, 3 सेंट्रल एटम या उससे ज़्यादा सेंट्रल एटम्स। आज की क्लास के लिए हमने एक सेंट्रल एटम पर किया है, और कुछ मैं यहाँ पर असाइनमेंट के तौर पर, होमवर्क के तौर पर दे देता हूँ, कुछ मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर जो तुम बनाओगे, ट्राई करोगे, प्रैक्टिस करोगे। ये होम असाइनमेंट के तौर पे इसको प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस के लिए। सल्फेट आयन, फॉस्फेट आयन, नाइट्रेट आयन, साइनाइड आयन, CN2 C2 I3 IO4 IO3 BH4 CrO4 MnO4 ये तो कुछ आयंस के स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैंने दे दिए। अब कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के भी लिख देते हैं। सेंट्रल एटम जिसमें एक है PCl3 PCl5 NF3 POCl3 SOCl2 SO2Cl2 BRF3 BRF5 IF7 XeO4 OSO4 XeOF2 XeO2F2 XeOF4। ये सारे तुम्हें प्रैक्टिस करना है। इतनी प्रैक्टिस से तुम्हें किसी भी से एक सेंट्रल एटम वाले मॉलिक्यूल्स और आयन का स्ट्रक्चर बनाने में कंफर्ट आ जाएगा। इनको हम अगली क्लास में डिस्कस भी कर लेंगे।